हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की धमकी। जी हां, पहले जैसा नहीं रहेगा हॉर्मुज। आईआरजीसी की तरफ से ये कहा गया है, वहीं शिप को गुजारने के लिए इजाजत हम देंगे। आईआरजीसी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, यानी कि अब बड़ा बयान जो सामने आया है आईआरजीसी का, इससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने एक तरह से धमकी दी है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि शिप को गुजरने की इजाजत हम नहीं देंगे। तो ये बड़ी बात आईआरजीसी की तरफ से लगातार कही गई है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, बड़ी अपडेट, इसी के साथ जानकारी सामने आ रही। इस वॉर ब्रेकिंग में जिस तरह से देखा जा रहा है, एक के बाद एक अपडेट आती नजर आ रही है। वहीं ईरान ने अमेरिका का शांति प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इसी के साथ आपको ये बता दी, ये बड़ी अपडेट, जहां पर 15 शर्तों के साथ अमेरिका ने ये प्रस्ताव भेजा था। और ये शांति प्रस्ताव ईरान की ओर से, या यूं कहे अमेरिका की तरफ से जो एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है, बातचीत की यहां पर बात कही जा रही है, वो पूरी तरह से खारिज होती नजर आ रही है। ईरान ने एक तरह से जंग खत्म करने के लिए 5 शर्त रखी थी। शर्तों में तुरंत हमले रोकने और मुआवजे की बात भी कही गई थी, जिसको लेकर फिलहाल अभी बात, या यूं कहे सहमति अभी नहीं बन पाई है। अमेरिका इन तमाम शर्तों को खारिज कर रहा है, सिरे से खारिज करता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही तरफ से, चाहे ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों ही तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे की शर्त को मानने को तैयार नहीं है। और स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। वॉर जो है लगातार इसी तरह से जारी है। तो वहीं इस लगातार देखा जा रहा है महायुद्ध से जुड़ी एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है। वहीं अगली अपडेट आपको बताते चले, इस महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर मिडल ईस्ट में सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। अमेरिका 4000 सैनिकों के साथ पहुंचा था यूएसएस बॉक्सर। जापान से मिडल ईस्ट जा रहा था यूएसएस त्रिपोली। 5000 सैनिकों को जापान से लाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले, इस महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर जापान से मिडल ईस्ट जा रहा था यूएसएस त्रिपोली। और ऐसे में इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है कि 5000 सैनिकों को जापान से लाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से यहाँ पर अब तैयारियां जो है शुरू की जा रही हैं। जापान की तरफ से ये बड़ी और अहम जानकारी है कि वहां से 5000 सैनिकों को लाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तादाद अमेरिका यहां पर बढ़ाता नजर आ रहा है। और ऐसे में 4000 सैनिकों के साथ यूएसएस बॉक्सर पहुंच भी चुका है। और यहां पर एक तरह से पूरी ताकत अमेरिका अपनी झोंकता नजर आ रहा है। जिस हद तक ताकत लगा सकता है, उस हद तक यहाँ पर अमेरिका जो है पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। 5000 सैनिकों को ऐसे में जापान से लाया जा रहा है, ताकि अपनी फौज को बढ़ाया जा सके, ताकतों को बढ़ाया जा सके। लेकिन अब बड़ी बात ये होगी कि इन ताकतों के सामने ईरान टिक पाएगा, या ईरान के सामने ये ताकतें टिक पाएंगी। और अगर टिक पाएंगी तो कितना लंबा टिक पाएंगी, अपने आप में ही बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। सीज फायर की शर्तों पर फिलहाल अभी टकराव जारी है। और वार पलटवार की जो ये स्थिति है, वो भी फिलहाल जस की तस बनी हुई है। और इस बीच अमेरिका अपने सैनिकों की तादाद यहाँ पर बढ़ाता नजर आ रहा है, फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से 15 सूत्रीय जो यहाँ पर प्रस्ताव जो था पेश किया गया था ईरान के सामने, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया ईरान की ओर से। तो वहीं ईरान की तरफ से भी जो 6 शर्तें रखी गई थी, उसको भी खारिज कर दिया है अमेरिका ने। यानी कि दोनों ही तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं, लेकिन कोई भी देश एक दूसरे की शर्त को मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आपने देखी, क्या कुछ हालात बने हुए हैं फिलहाल इन मिडल ईस्ट देशों में, जिसकी वजह से पूरे खाड़ी देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ एयर कमांडर राणा मेहंदी रत्ता सर भी जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का ही लाइव टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल मैं प्रफुल्ल बख्शी सर से यहाँ पर लेना चाहूँगी, विंग कमांडर हैं, और इसलिए भी आपसे लेना चाहूँगी सर क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से मिसाइल अटैक हो रहे हैं, आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। ऐसे में सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, क्या लगता है इस तादाद के आगे जो यहाँ पर जापान से 5000 सैनिकों को लाया जा रहा है, इस तरह की जो ताकत दमखम लगाया जा रहा है, ईरान इन ताकतों के सामने कितना टिक पाएगा, या ये ताकतें ईरान के सामने कितनी टिक पाएंगी? थैंक यू वेरी मच आपके शो में आने के लिए और अपने एयर कमोडोर साहब के साथ में शो में। सबसे बड़ी बात ये है कि 2 चीजें आप कह रही हैं। एक तो सैनिक लाए जा रहे हैं, अब जो सरप्लस सैनिक हैं जापान में 4000 से 5000 जो हैं, उनको लाके वो कहाँ रखेंगे?
क्या किसी मिडल ईस्ट कंट्री में रखेंगे या यूएसएस बॉक्सर के ऊपर ही और कई शिप्स के ऊपर रखेंगे? आई मीन टू से कि वो क्या करेंगे, क्या उनका प्लान है नॉर्मैंडी लैंडिंग टाइप कोई इन्वेजन करें लैंड की? अगर वो अमेरिका करेगा तो बड़ी मेरे हिसाब से वो गलती करेगा। अगर उनकी प्रिपरेशन ईरान की इतनी अच्छी है, हर एक आइलैंड टेरिटरी के ऊपर हर एक जगह, चाहे कोई भी जितने आइलैंड हैं चारों तरफ जिनको अमेरिका लेने की सोच रहा है, उनके डिफेंसेस बहुत तगड़े हैं। पूरे के पूरे जो हॉर्मुज स्ट्रेट के शोर के ऊपर दोनों साइड्स पे मिसाइल्स, गन्स, लॉन्ग रेंज गन्स, ड्रोन्स सारे रखे हैं और उनके ऊपर पास डेप्थ है, वो शिफ्ट कर सकते हैं लैंड के पीछे, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सब को लेकर अगर ये अमेरिका सोच रहा है कि अपने सैनिक बढ़ा के मैं ईरान को दबाव में डाल दूंगा, ईरान इस तरह दबाव में नहीं आएगा। और जब सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है अपनी धरती पर, उसकी लड़ाई दूसरी होती है। जो सैनिक बाहर से आता है, इन्वेजन करता है, उसकी हालत दूसरी होती है। ये वेनेजुएलन वॉर नहीं है, ये ईरान के साथ हो रहा था। अमेरिका को पता होना चाहिए और बाकी कंट्रीज को पता चल गया है। यहाँ तक कि रिलक्टेंस आपने देखी है कि शिप्स भेजने में कतरा रहे हैं सारे शिप्स, और यहाँ तक कि उसने चाइना तक को कह डाला है कि आप अपना शिप भेजिए, क्योंकि ईरान ने डिसाइड कर लिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे कंट्रोल करेगा, किस शिप को जाने देगा, किस शिप को नहीं जाने देगा। तो ये सारी की सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए और जिस तरीके से ईरान अभी तक चल रहा है, और जो लड़ाई होती है तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को देखा जाता है, क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहा है? मेरे ख्याल से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका का हासिल नहीं हुआ है, ना तो वो रिजीम चेंज कर पाया है। हाँ, एलिमिनेट कर दिया उसने लीडर्स को, लीडर्स आ गए हैं, पर सारी कंट्री जो है, जो कि एक्चुअली खमीनी के खिलाफ भी होने वाली थी, वो भी अब जो है इस बात से खफा है कि उनकी धरती के ऊपर बाहर वाले ने हमला क्यों किया। ये बात लेकर आप जो कोहिजन हो गया है, आप याद रखिए जिस जिस कंट्री के ऊपर बॉम्बिंग सबसे ज्यादा हुई थी, चाहे बर्लिन पे, चाहे लंदन पे, चाहे वियतनाम पे, द विल ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड इतना इंक्रीज हो जाता है कि उसको ना अमेरिका को कहीं जगह कहीं विक्ट्री अभी तक नहीं मिली, सिर्फ बॉम्बिंग से। तो अब ये देखना चाहता है वो इन्वेजन करेगा या और कुछ करेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में ईरान को इकोनॉमिकली बड़ा धक्का पहुंच सकता है, ये मैं मानता हूं इस बात को। पर एट द मोमेंट क्या लॉन्ग टर्म के लिए अमेरिका वेट करेगा? क्या वेट करेगा कि उसके बॉडी बैग्स वापस जाने शुरू हो जाएं? अगर वो सैनिकों को लड़ाई में डालेगा तो सैनिक हलाक भी होंगे। क्या अब पोजीशन होगी अमेरिकन प्रेसिडेंट की जब बॉडी बैग्स जाएंगे वापस? अभी तक तो लोगों को पता नहीं, 15-16 लोग मरे हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, ये तो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एयर टू एयर रिफ्यूलर का एक्सीडेंट हो गया, कोई अवैक का हो गया, ये बातें अलग है। तो मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं, ये सैनिकों का आना, ये सूचित तो यही करता है कि अमेरिका चाहे डरा के धमका के अपना काम निकाल ले, पर ये नहीं होगा। और अमेरिका अब दूसरी तरफ से वो अपनी मीटिंग्स भी कर रहा है, ये भी कह रहा है कि हमारी मीटिंग हो रही है, जिसको ईरान डिनाई कर रहा है। पाकिस्तान में मीटिंग होने वाली है। तो इन सब चीज को लेकर मेरे ख्याल से अभी प्रॉब्लम है ईरान को। ईरान की प्रॉब्लम अभी तक चलेगी, पर अमेरिका को प्रॉब्लम आ रही है, प्रेशर अमेरिका के ऊपर है। ठीक है राणा सर, युद्ध को ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। अभी तक युद्ध जो है विराम की स्थिति में नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में बार बार लगातार अमेरिका को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यही कहा जा रहा है कि ईरान को उन्होंने हल्के में ले लिया, वेनेजुएला की तरह उन्होंने ईरान को भी समझ लिया, लेकिन अब वो उन्हीं पर ही एक तरह से बैकफायर होता नजर आ रहा है। क्या लगता है जो एक तरह से गलती या एक चूक जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये हुई है, इसका खामियाजा इस तरीके से अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है? जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और जैसा कि बख्शी साहब ने आपको बताया, मैं उसी बात को और आगे ले जाता हूँ। ये वॉर 2 दिन में खत्म होने वाली तो थी भी नहीं। अमेरिका ने पहले ही कहा था कि 1 महीना भी लग सकता है और हम उससे ज्यादा के लिए भी तैयार हैं। और अमेरिका भी अभी इकोनॉमिकली ऐसी स्थिति में है कि उनके बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोज खर्च हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स दोनों कंट्रीज देते हैं,
बातचीत के दौरान या बातचीत खत्म होने के लिए वॉर के अंदर, वो स्टेटमेंट्स सिर्फ वॉर पे अपना कंट्रोल रखने के लिए रहती हैं और वो डिसेप्टिव भी हो सकती हैं और रहती है हमेशा। और बैक स्टेज पर, बैक चैनल्स पर जो हो रहा है वो अलग हो रहा होता है। और आज भी स्थिति यही है। 5 दिन का विराम भी इसीलिए दिया गया था कि कुछ बात अगर हो सके, और उसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट इंडिया भी बहुत अच्छी स्टेट में है इस वक़्त बातचीत कराने की, क्योंकि उनकी सबके साथ मित्रता है और सभी उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं इंडिया की। राणा और सर, ये भी यहाँ पर बैक देखिए ये स्टेज में बात जो है, अभी भी जी राणा सर, यहाँ पर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन यहाँ पर ये एक जो बात बार बार निकलकर सामने आती कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि दोनों ही देशों से मित्रता है, तो वो अच्छे से एक तरह से इस पूरे मैटर को लेकर बीच बचाव कर सकता है या फिर बात रख सकता है। लेकिन अभी तक भारत का भी जो स्टैंड है इस पर क्लियर होता नजर नहीं आया, जिसको लेकर ये भी देखा जा रहा है कि भारत के अंदर ही जो तमाम नेता हैं वो भी इस मूव को लेकर, भारत इस स्टैंड को लेकर जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, आपको ड्यूरिंग द वॉर सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं और वो जी बताएँगे भी नहीं। बैक स्टेज पर जो-जो हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो-जो रिक्वायर्ड है वही आती है। हम्म अमेरिका भी आपको वही इन्फॉर्मेशन देता है। जिस तरह से वो पाकिस्तान से बात कर रहा है, पाकिस्तान का ईरान के साथ करीब 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है और पाकिस्तान का पैक्ट भी है सऊदी अरेबिया के साथ। और सऊदी अरेबिया कई बार बोल चुका है कि हमें मजबूर करेंगे तो हमें पूरी तरह से वॉर में आना पड़ेगा। ये सब बातें आप सुन रहे हैं। और इंडिया की हम्म दोस्ती ना सिर्फ ईरान और इज़राइल के साथ है, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध है और बाकी सब जितनी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उन सब के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो उस बात को वक़्त लगता है और हर सिचुएशन हर वक़्त चेंज होते रहती है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी ड्यूरिंग द वॉर अगर मिलने से वो देश कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आपको जी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बहुत चीज़ें सिर्फ डिसेप्शन के लिए राणा कही जाती सर, हैं। लेकिन जिस जी तरह से अब जी, राणा सर, जैसा कि आपने बताया सिचुएशन चेंज होती है और बिल्कुल परिवर्तन हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन भारत का हमेशा से ही एक स्टैंड रहा है कि वो न्यूट्रल है, वो किसी भी एक देश की तरफ नहीं है, उसका जो है गुट निरपेक्ष रहा है, न्यूट्रल रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि यहाँ पर थोड़ा सा भारत को भी अपने स्टैंड को लेकर थोड़ा सा अमेंडमेंट की या थोड़ा सा चेंज की यहाँ पर ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है वहां पर भारत अभी किसी के भी फेवर में कुछ बोलता नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर भी लगातार बातें उठ रही हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत बहुत टाइट रोप पर चल रहा है इस वक़्त, लेकिन बहुत हम्म अच्छे से चल रहा है। और आप ये समझिए कि अ, कोई भी देश आपका परमानेंट मित्र नहीं होता है और भारत ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। सबके अपने जी इंटरेस्ट और वक़्त के टाइम जो इंटरेस्ट होते हैं, उसी में वो लोग अपना काम करते हैं। और पिछले 50 सालों से भारत ये देख रहा है। अमेरिका ने भी ड्यूरिंग प्रीवियस 50 इयर्स पूरा पाकिस्तान को साथ दिया, उन्हें वेपन्स भी दिए, इंडिया को नहीं दिए, वो सब भी रहा है वक़्त। और उस वक़्त रशिया उनका पूरा परमानेंट फ्रेंड रहा उस पूरे वक़्त में। और आज भी रशिया पे वो बहुत डिपेंड करते हैं और अमेरिका से भी बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। और अमेरिका जब-जब ज़रूरत पड़ती है, वो हमेशा भारत को बोलते भी हैं। और उन्हें पता है कि भारत अभी एक पुराने वाला देश नहीं है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर नेशन है और उसकी दुनिया में थोड़ी साख भी ज़्यादा है पहले से। और जी डिस्पाइट आप देखिए, डिस्पाइट पिछले 6 महीने में टैरिफ के चक्कर में भारत को परेशान करने के बावजूद हम्म अमेरिका भारत से कॉन्टैक्ट कर रहा है, अभी बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है बैक स्टेज में कि किस तरह से स्थिति को सँभाला जाए। और ट्रंप ने 1 महीना और एक्सटेंड करने की भी बात की है। वो सब सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि उनकी फ़ोर्सेस तो सब आ ही रही हैं। उनके जो मरीन्स हैं वो भी बॉक्सर में पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से आपको बख्शी साहब ने बताया कि वो उनका करेंगे क्या? क्योंकि 1000-2000 से कुछ काम नहीं होता है अनलेस आप कुछ रोबोटिक्स यूज़ कर रहे हैं या कुछ और यूज़ कर रहे हैं। ईरान जैसी कंट्री में ये सब चीज़ें चल नहीं सकती हैं और इतना जल्दी कुछ खत्म होने वाला नहीं है। तो मुझे सिर्फ़ ये दिख रहा है कि बातचीत चलती रहेगी, बहुत लंबा खिंचेगा और इंटरनल वॉर्स चल रही हैं, वो भी चलती रहेंगी इज़राइल और ईरान के अंदर। और सत्ता चेंज इस वक़्त में वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि हम्म अ, अंदर भी ईरान को काफ़ी प्रेशर मिल रहा है, वो अंदर भी अपनी रिवोल्ट रोकने के लिए काफ़ी वक़्त लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके वेपन्स इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरा डाइवर्सिफ़ाई करके उन्हें जी इंडिपेंडेंट बना दिया है सबको। और अब वो रोकना चाहे भी तो उन्हें
जब तक नए ऑर्डर्स नहीं मिलते वो चलते रहेंगे। इस तरह से वो चल रहा है वॉर। और उनकी पूरी मिसाइल पावर खत्म नहीं हो पाई है, जैसा कि ट्रंप ने बिल्कुल। कहा था, वो बहुत क्लियर है। और जो सदर्न एजेस हैं वो पूरी तरह से आर्म्ड हैं, उसमें आप ज़्यादा चांसेस नहीं ले सकते हैं। और ना सिर्फ किसी शिप को बचाने के लिए सिर्फ मिसाइल को ही रोकना काफ़ी नहीं है। उनके पास रोबोट ड्रोन्स हैं, उनके पास पावर बोट्स हैं, उनके पास सुसाइडल अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, जो कि किसी शिप को खराब कर सकती हैं। और माइनिंग उन्होंने ऑलरेडी की हुई है, जबकि उनके माइन लेयर्स को काफ़ी खत्म कर दिया है, लेकिन माइनिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये सब अमेरिका जानता है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये सब नहीं जानता है। और इसीलिए उसे मालूम है कि वो क्या-क्या कर सकता है इस स्थिति में और उनकी क्या कैपेबिलिटी है। इसीलिए वो इसको ठीक है। खींच रहे हैं और अभी शायद 1 महीने का और वक़्त लेकर और आपस में बात करते रहेंगे। शायद बख्शी साहब कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बख्शी सर के पास ही मैं लौटूंगी, क्योंकि यहाँ पर बख्शी सर जिस तरह से देखिए स्थिति नजर आ रही है, शर्तों को लेकर बात दोनों ही देश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे की शर्त मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में जैसे कि अभी राणा सर ने भी बताया कि पूरी फोर्सेस के साथ यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल ताकत झोंकता नजर आ रहा है। यहाँ तो बात हो गई अमेरिका की, लेकिन क्या लगता है ईरान का अगला मूव क्या होगा? वो इसके पलटवार में किस तरह की तैयारी रखेगा? आप इस पलटवार में की बात एक बात है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, यह बिल्कुल झोंक रहा है। उसको और क्या कर सकता है, अब वो पूरी ताकत है कि नहीं मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, पर काफी तादाद में अपने शिप्स लेके आ गया है। पर उसको हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, डार्डनेल्स में, गैलीपोली में जो अलाइड फोर्सेस की खासकर ग्रेट ब्रिटेन की हार हुई थी और चर्चिल की नौकरी जा रही थी, जब बिल्कुल। उन्होंने स्टेट ऑफ डार्डनेल्स में यही गलती करी थी। जो जो टर्किश गन्स थी चारों तरफ, इस तरीके से जब ऑपोजिशन की गन्स इतनी इस तरीके से मुस्तैदी से लगाई गई थी कि जितने शिप्स थे और माइंस जितनी फैली हुई थी, जैसे कि अभी एयर कमांडर साहब को बता रहे थे, माइंस का जो प्रॉब्लम आती है, वो 5 शिप जब डूब गए फ्रेंच के, स्ट्रेट अवे उन्होंने बैकआउट कर दिया, ग्रेट ब्रिटेन ने बैकआउट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे ये ट्राई नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत जबरदस्त तैयारी की हुई है, इनके पास डेप्थ है, माइंस हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स की और ड्रोन्स की तादाद ऐसी है कि वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। उनको शोर पर थोड़ी लगाएंगे, वो कहीं से भी आ जाएंगे। लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं इनके पास। तो ये बात तो अमेरिका बिल्कुल जानता है और अमेरिका के एलाइज भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं वो भी जानती हैं कि ये लड़ाई को अब अमेरिका घसीट रहा है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में असर पड़ रहा है, पूरे ऑयल पे असर पड़ रहा है। इनके ये सारी सऊदी अरेबियन कंट्रीज को प्रॉब्लम आएगी। अमेरिका तो ये भी सोच रहा था कि मैंने चाइना को वेनेजुएलन ऑयल से वो मना करवा दिया, अब ये ईरानियन ऑयल पे वो जो चाइना वेट करता है, मैं उसको भी रुकवा दूंगा। सऊदी अरेबिया के पास मेरा कंट्रोल है, उसको भी रुकवा दूंगा। ये जो लॉन्ग टर्म अमेरिका के जो प्लान्स हैं, ये एक काम नहीं आते नजर आ रहे। और सऊदी अरेबिया को भी पता चल गया है कि ये बात सारी है। पाकिस्तान को भी पता है कि इस समय ट्रंप ने जो स्टेप उठाया है वो ऐसा है कि टोटली आउट ऑफ बैलेंस कर रहा है सबको। खासकर ईरान की तैयारी किसी ने भी नहीं सोची थी कि ईरान इतना तैयार होगा। अब ईरान अपना जो रंग दिखा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्टीमेटली ईरान इन सबको पस्त कर देगा, पर जब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली ये वे आउट ढूंढ रहे हैं। ट्रंप ऑलरेडी वे आउट ढूंढ रहा है किसी तरीके से, मेरा नाक भी ना कटे और मेरा सिर भी ना झुके। कुछ नेगोशिएशन टेबल पे जब जा रहे हैं, ईरान भी ये देख रहा है कि मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, क्या मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं मिलता, तब तक आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेते। जैसे कि वो पुरानी फ्रेंडशिप की अभी बात कर रहे थे। एक टाइम था ईरान और इजराइल इतने क्लोज फ्रेंड थे कि जब ईरान इजराइल और इराक के ऊपर अटैक कर रहा था, जो 8 साल की लड़ाई थी उसके ऊपर, तो ईरान इजराइल पूरी मदद दे रहा था ईरान को, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द मिसाइल।
इंक्लूडिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, सारे के सारे। प्रफुल्ल सर, बिल्कुल ईरान और इजराइल की दोस्ती पर बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस बीच ना महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दर्शकों को जरा वो भी एक बार बता देते हैं। तो दरअसल ये बड़ी जानकारी है कि ईरान के तायाबाद पर इजराइल ने हमला किया है। अभी कुछ देर पहले ईरान और इजराइल की दोस्ती की यहाँ पर बात, एक जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट आपको बताते चले, ईरान के तायाबाद पर इजराइल ने हमला किया है। देर रात तायाबाद पर ये बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन मिसाइल अटैक लगातार जारी है और ये बड़ी अपडेट कि ईरान के तायाबाद पर इजराइल ने कड़ा प्रहार करते हुए यहां पर मिसाइल ड्रोन अटैक किया है। तस्वीरें लगातार महायुद्ध से जुड़ी एक के बाद एक सामने आ रही है, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये युद्ध जो है कितनी ज्यादा भयावह स्थिति में जाता नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट इस महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही है। ट्रंप से बोले सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यानी कि अब अन्य देशों के बीच भी जो मंथन है वो लगातार शुरू हो चुका है कि किस तरीके से बस इस युद्ध को रुकवाया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच आपको बड़ी अपडेट से रूबरू करवा दें कि ट्रंप से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बातचीत की है। मिडिल ईस्ट के आकार में बदलाव का ऐतिहासिक मौका है, शासन को कुचल देना चाहिए, ये बयान है सऊदी क्राउन प्रिंस का। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि शासन को कुचल देना चाहिए, ये एक अच्छा मौका है बदलाव का। ये आपको बता दें, ये बड़ी बात सऊदी प्रिंस की तरफ से कही गई है। ऐसे में मिडल ईस्ट के आकार को लेकर अब यहां पर जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से सऊदी क्राउन प्रिंस ने यह बड़ी बात कही है कि शासन को कुचल देना चाहिए। ईरान की संसद के स्पीकर की चेतावनी भी इस बीच सामने आ रही है। यह बड़ी अपडेट आपको बताते चले, ईरान के आइलैंड पर कब्जे की साजिश, गालिबाफ की तरफ से ये जानकारी। ऐसे में आपको बताते चले, ईरान की संसद के स्पीकर की चेतावनी भी सामने आई है। लगातार जिस तरह के हमले हो रहे हैं, इस बीच गालिबाफ ने कहा है पड़ोसी देश के साथ मिलकर दुश्मन की साजिश के गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे देश। तो इस तरह की चेतावनी आपको बता दें दी जा रही है, यानी कि ईरान भी अब काफ़ी एक्टिव होता यहाँ पर नजर आ रहा है। एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं और इस बीच ईरान की संसद के स्पीकर की ये चेतावनी भी अपने आप में ही सबका ध्यान खींच रही है।